एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाओ जीनान से प्रॉमिस मांगता है कि अब वो कभी भी ईशवान से नहीं मिलेगा, पर जीनान ऐसा कोई भी प्रॉमिस करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीनान को डेटा कलेक्शन की पनिशमेंट मिलती है और जब वो अपना काम पूरा कर रहा था तभी वहाँ पर माओ आता है जो कहता है कि जाओ को तुम्हारी फिक्र है, पर जीनान उसे ईशवान के बारे में पूछता है, जिस पर माओ कहता है कि अरे तुम्हें तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, तुम नहीं जानते कि मैंने किस तरह से अपनी खूबसूरती की मदद से रिसेप्शनिस्ट का ध्यान भटकाया और ईशवान को सेफली बाहर निकाला। जीनान उसे ये भी पता करने के लिए कहता है कि उनकी फोटो वाली मेल किसने सेंड की थी। सीन अब ईशवान पर आता है जो कि अपनी बालकनी से जीनान के फ्लैट पर नजर रखी हुई थी। उसे लगता है कि उसकी कंपनी में जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी। इतने में ही जीनान के घर की लाइट जलती है, जो देखकर ईशवान उसे फोन लगाती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है और बाहर आकर बोलता है कि अगर तुम यहीं पर हो तो मुझे कॉल क्यों कर रही हो। ईशवान कहती है कि अब हमें मिलना नहीं चाहिए वरना दोबारा से कोई हमारी फोटो खींच लेगा। तो जीनान उसे पास बुलाता है और उसके पास आते ही पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, जिस पर ईशवान हाँ कहती है और बताती है कि इससे तुम सेफ रहोगे। पर जीनान कहता है कि ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, पर ईशवान कहती है कि मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। जीनान पूछता है कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगी, तो ईशवान कहती है कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ पार्टी ए और पार्टी बी का है। तो जीनान कहता है कि सच में क्या हमारा यही रिलेशन है। जो सुनकर ईशवान तो अपने सपनों में चली जाती है, जहाँ पर वो जीनान से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जीनान उसके क्लोज आने लगता है, जो देखकर ईशवान को लगता है कि वो उससे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और वो हैरान होती है कि ये सब सपना था, लेकिन इस सपने के बारे में सोचकर वो काफी शर्मा रही थी। दूसरी तरफ हम जीनान को देखते हैं जो कि एक स्टोरी बुक पर काम कर रहा था और हमें पता चलता है कि वो अपनी और ईशवान की लाइफ पर एक स्टोरी लिख रहा है, जिसे देखते हुए जीनान काफी मुस्कुराता है। फिर अगले दिन हम ईशवान को देखते हैं जो कि मजे से सो रही थी, पर उसकी नींद खराब करने के लिए जीनान उसके दरवाजे पर नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। वो बताता है कि उसे एलर्जी हो गई है, जो देखकर ईशवान हंसने लग जाती है। तो जीनान मास्क दोबारा से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ना मेरी मेडिसिन लेने के लिए चलो, पर ईशवान मना कर देती है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। पर वो जब शू को उसकी कंप्लेंट करने के लिए फोन करने लगता है तो ईशवान को मानना ही पड़ता है और जब ये दोनों मेडिसिन लेकर वापस आने लगते हैं तो ईशवान के ऊपर कुछ सामान गिरने ही वाला था, जिसे जीनान बचा लेता है। इतने में वो बाहर आती है और वो एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं, जिसके बाद तीनों एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर हु पूछती है कि तुम दोनों कपल्स कैसे बने। ईशवान यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि वो दोनों सिर्फ नेबर्स हैं, पर हु उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तो ईशवान बताता है कि वो तो बस मेडिसिन लेने के लिए आए थे, पर वो फिर भी नहीं मानती और उन्हें कपल्स ही समझ रही थी। और ये सब देखकर भी जीनान बीच के अंदर कुछ नहीं बोलता। फिर वो जीनान से कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ईशवान तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जो सुनकर ईशवान जीनान से एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, पर जीनान बात घुमा देता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि ये उसका सेकंड स्टोर होने वाला है। जो सुनकर ईशवान काफी खुश हो जाती है और जाते जाते इस स्टोर की प्रमोशन की एड भी 88 ईडी को देने के लिए कहती है। फिर जब दोनों घर पर पहुंचते हैं तो जीनान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ईशवान बोलती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खुद बना लो, पर जीनान कहता है कि मैं जितनी जल्दी ठीक होऊंगा उतना जल्दी तुम्हारा पीछे छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर हम ईशवान को जीनान के किचन में काम करता हुआ देखते हैं और उसे इस तरह काम करते हुए जीनान बड़े मजे से देख रहा था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम यूचैंग को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसके रिश्ते के बारे में बात कर रही थी, पर वो इस चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। दूसरी तरफ हम हु को देखते हैं जो कि छुपकर किसी पर नजर रख रही थी। इतने में ईशवान उसे नोटिस कर लेती है। हु फिर उसे एक अंकल के बारे में बताती है जो कि ब्लाइंड डेट कॉर्नर पर बैठे हुए थे, कि वो अंकल तो एक फेमस शेफ है और मुझे उनकी रेसिपी से प्यार है, लेकिन वो मेरे रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहते, जिसके लिए वो ईशवान से हेल्प मांगती है और कहती है कि बदले में मैं तुम्हें मेरी प्रमोशन के लिए 3 साल का एग्रीमेंट दूंगी। जो सुनकर ईशवान मान जाती है। हु बताती है कि ये अंकल पहले अपने बेटे की ब्लाइंड डेट फिक्स करवाना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अब ईशवान समझ जाती है कि वो इस काम के लिए उसे ब्लाइंड डेट फिक्स करवाने के लिए कह रही थी, इससे पहले कि वो उसे मना कर पाती। वो उसे ब्लाइंड डेट स्पॉट पर खड़ा कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और अपने बेटों को ईशवान के लिए कन्विंस करने लगते हैं, जहाँ ईशवान किसी तरह बड़ी मुश्किल से वहां से निकलती है। फिर वो हु को ब्लाइंड डेट की डिटेल सिखाती है, जो देखकर हु पूछती है कि क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जाओगी, इस पर वो ना चाहते हुए भी हाँ करती है क्योंकि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ईशवान उस शेफ के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, जहाँ वो लड़का ईशवान से काफी सारे सवाल करता है और जब ईशवान की बारी आती है तो वो उससे उसके डैड को यहाँ पर काम करने के लिए कहती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ईशवान यहाँ पर डेट पे नहीं बल्कि उसके डैड को काम पर रखना चाहती है, इसलिए वो जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर लीना आती है, जिसे वो देखते ही रह जाता है। तभी हु भी शेफ अंकल के साथ वहाँ पर आती है, जो कि अपने बेटे को डेट पर देखकर काम करने के लिए मान जाते हैं। अब रात में जीनान ईशवान की वही ब्लाइंड डेट वाली फोटो को देख रहा था और काफी जेलस होता है। इतने में ईशवान बालकनी में आती है,
जहाँ जीनान पूछता है कि तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। तो ईशान बताती है कि मैं ब्लाइंड डेट कॉर्नर पर गई थी जहाँ पर काफी मजा आया। अब जीनान उसे जेलस करवाने के लिए कहता है कि मैं भी कल वहाँ पर जाऊंगा और अगर तुम्हें मेरे लिए कोई लड़की मिले तो मुझे जरूर बताना, जिस पर वो हाँ बोल देती है। तभी उसे शेफ के बेटे का मैसेज आता है जिसे ईशान अंदर जाते हुए जोर से पढ़ने लग जाती है और जीनान उसकी बातें सुनकर काफी जेलस हो रहा था। अगले दिन ईशान ऑफिस पहुंचकर सभी से बात कर रही थी। तभी शू सभी को बताता है कि हुआनयांग होटल के ओनर चाहते हैं कि हम उनके लिए एडवर्टाइजमेंट शूट करें, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम शू को देखते हैं जिसके साथ यीशुआन भी थी और वो दोनों हुआनयांग होटल के ओनर से प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ हम हो को देखते हैं जो कि एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी और वो फोन में देखती है कि लड़का तो काफी रिच है और वो सोचती है कि मैं इसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकती हूँ। वही हम यूचैंग को देखते हैं जो कि किसी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर वो काफी शौक रह जाता है। सीन अब जीनान पर आता है जहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि अब उसका ट्रांसफर हेडक्वार्टर में होने वाला है, जिसकी बातों से जीनान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि जाओ की गाइडेंस पर ही वो यहाँ तक पहुँच पाया था और जाओ की बातों से पता चलता है कि वो जीनान को काफ़ी मानता है। साथ ही साथ वो जीनान को अपने बाद अपनी पोस्ट पर देखना चाहता था। सीना वापस से ईशान और शू पर आता है जो कि अपने क्लाइंट लिन से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिल भी जाता है, जिस बात से वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जहाँ पर वो क्लाइंट यीशुआन के काम की काफ़ी तारीफ करता है। शू बोलता है कि मैं कल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा, पर लिन बोलता है कि अगर यीशुआन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि वो आगे डिटेल्स पर काम भी कर सके, जिस बात पर शू मान जाता है। जिसके बाद यीशुआन खुद को शीशे में देखकर काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया। इतने में लिन वहाँ पर आता है जो यीशुआन से हाथ मिलाने के बहाने उसे छूने लग जाता है, जिसकी ऐसी हरकतों से वो समझ जाती है कि कल उसने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है। लिन कहता है कि अगर तुमने मुझसे कोऑपरेट नहीं किया तो मैं प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा, पर यीशुआन प्रोजेक्ट कैंसिल करने से मना कर देती है, जो देखकर लिन उसके कान में कहता है कि तुम तो काफ़ी समझदार हो। अब जब लिन यहाँ पर यीशुआन से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर लिन आकर उसे मारने लग जाता है और उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखकर शू उन दोनों को अलग करता है। वो उस पर गुस्सा भी करता है कि भले वो कस्टमर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो लिन को अपने साथ ले जाता है, जिससे कि जीनान और यीशुआन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जहाँ यीशुआन उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वहीं हम शू को देखते हैं जो कि लिन को अंदर कमरे में ले जाता है जहाँ वो कंप्लेन कर रहा था कि वो भला किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। अब शू भी यहाँ पर दरवाजा बंद करके एक्शन मोड में आ जाता है और लिन के ऊपर वो भी अपना हाथ साफ कर लेता है, जिसके चीखने की आवाज बाहर तक आ रही थी। सीन अब जीनान पर आता है जो कि जाओ को कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या करना है। जब जाओ उसका डिसीजन पूछता है तो बताता है कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ, जो सुनकर वो काफी शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। इस पर जीनान कहता है कि मुझे क्या चाहिए ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ पर है। वो यहाँ पर जाओ को थैंक्स कहता है अभी तक उसे सपोर्ट करने के लिए। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जीनान यीशुआन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और साथ चलने के लिए कहता है, जिसे ऐसे देखकर यीशुआन सोचने लग जाती है कि सारी दुनिया की किस्मत लगता है मेरे पास ही आ गई है और ये जो मोमेंट है मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर यीशुआन आज के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। वो बताती है कि मुझे लिन के खिलाफ जाने में काफी डर लग रहा था कि कहीं मेरी जॉब न चली जाए और भले ही मैं सड़क पर सो सकती हूँ पर उस जैसे आदमी के साथ कोऑपरेट कभी नहीं कर सकती। जीनान अब यहाँ पर उसे बताता है कि वो हमेशा इसी रेस्टोरेंट के अंदर क्यों आता है। जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीनान इस सिटी में जब न्यू आया था तो वो यहीं पर बैठकर खाना खा रहा था, पर तभी दो लोग यहाँ के ओनर के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए जीनान आवाज उठाता है पर वो बदमाश लोग उसे डराकर चुप करा देते हैं। इसके बाद जीनान बताता है कि उस टाइम वो काफी डर गया था और उसके हाथ भी कांपने लग गए थे। यीशुआन पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इतने में इस रेस्टोरेंट की ओनर वहाँ पर आ जाती है और खुद बताती है कि उस दिन जीनान ने मेरी काफी मदद की थी उन गुंडों लोगों से बचाने के लिए, और फिर वो यीशुआन को ऑर्डर देकर चली जाती है। यीशुआन अब फिर से यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। अगले दिन यीशुआन जब अपने ऑफिस में बैठकर कल के हादसे के बारे में सोच रही थी, इतने में वहाँ पर लीना आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हमें प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए तुम गई थी। तो यीशुआन उसके पास आती है और कहती है कि अगर कोई भी यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने आए तो मैं उसे संभाल लूंगी। जिसकी ऐसी बातें सुनकर लीना को तो कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में ही फोन बजता है जिसे लीना उठाती है और वो फोन लिन के मैनेजर का था, इसीलिए वो उस फोन को यीशुआन को दे देती है। मैनेजर यीशुआन से कल के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि लिना भी हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। तभी वहाँ पर शू आ जाता है और यीशुआन से फोन लेकर कहता है कि हमें तुमसे अब कोई भी डील नहीं करनी, जो सुनकर लिन शॉक हो जाती है कि भला शू ये प्रोजेक्ट को ऐसे कैसे जाने दे रहा है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जीनान को देखते हैं जहाँ पर माओ जीनान को जाने से रोक रहा था और वो उसका सामान भी नहीं छोड़ता। तो जीनान खुद ही सामान छोड़कर
सुनकर वहाँ से जाने लग जाता है। पर माओ से एक्सप्लेनेशन मांगता है और पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। तो जीनान बताता है कि मैं अपनी मर्जी से ये काम छोड़ रहा हूँ। माओ बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ। जिस पर जीनान हंसते हुए कहता है कि मेरे जाते ही ये लोग तुम्हें भी निकाल देंगे क्योंकि तुम मेरे आदमी जो हो। जो सुनकर वो भी काफी घबरा जाता है। जिसे इतना घबराते हुए देखकर जीनान कहता है कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था और एक बार मैं सब कुछ सेटल कर लो उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने पास ही बुला लूंगा। सीना वापस ATADD कंपनी में आता है जहाँ पर ईशान शू से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से एक प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया था। पर शू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो कंपनी का ओनर ही घटिया आदमी था। वो यहाँ पर उसकी हिम्मत भी बढ़ाता है और कहता है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया क्योंकि ऐसे लोगों को बताना जरूरी होता है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, जिसकी बात ईशान समझ जाती है। फिर शू बोलता है कि हमारे पास अब भी हु के सेकंड स्टोर के प्रोजेक्ट का चांस है, इसलिए शू इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है जिसके लिए ईशान वहाँ से चली जाती है। शू अब यहाँ पर एक बुक पढ़ने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जीनान की स्टोरी बुक थी जहाँ उसमें कल के इंसिडेंट के बारे में भी मेंशन किया था, जो देखकर शू काफी हैरान हो जाता है। अब जब ईशान बाहर जा रही थी तभी वहाँ पर एक आदमी मुंह छुपाता हुआ आता है और जब ईशान उसका चेहरा देखती है तो वो यू चैंग था, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसका हेयर स्टाइल पहले से काफी चेंज हो गया था। इसलिए वो उसे पकड़कर सबके सामने लेकर आती है और उसे ऐसे देखकर बाकी सभी लोग भी हंसने लग जाते हैं। यूशान अब यहाँ से हु से मिलने के लिए गई थी पर उसका हेयर स्टाइल भी काफी फनी था, जिसे ऐसे हंसते हुए देखकर हु भी हंसने लग जाती है और पूछती है कि तुम आज यहाँ पर किस लिए आई हो। तो यूशान बताती है कि वो यहाँ पर उसके सेकंड स्टोर की प्रमोशन के लिए डील करवाने के लिए आई है, पर हु कहती है कि मुझे कोई प्रमोशन नहीं करवानी। जिसके बाद यूशान को लगता है कि वो उसके हंसने की वजह से वो डील नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे माफी मांगती है। पर हु कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरे पार्टनर जैंग ने सारे फंड्स वापस ले लिए हैं, इसलिए मैं एक रिच आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर भी गई ताकि उससे उसके रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट की कुछ हेल्प हो सके। पर वो आदमी तो काफी पुराने ख्यालों का था क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसकी हाउसवाइफ बनकर रहूं। जब वो आदमी उसे हु की हॉबीज पूछता है तो वो उसे डराने के लिए झूठ बोलती है कि मैं डेली 1.5 लाख युआन का खर्चा करती हूँ और तो और मुझे झूठ बोलना पसंद है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो आदमी काफी घबरा जाता है। इतने में यू चैंग वहाँ पर आता है और जानबूझकर हु के बालों में केक लगा देता है और उसे साफ करने के बहाने उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके जाते ही वो आदमी चैन की सांस लेता है। वही हु काफी गुस्सा कर रही थी तो यू चैंग बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। वो उससे पूछते कि अच्छा तो तुम मेरे यहाँ पर बातें सुन रहे थे। यू चैंग बोलता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया था, जो सुनकर वो हंसती और वापस जाने लगती है। पर यू चैंग कहता है कि वो आदमी तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं उसकी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, और वो यहाँ पर उसके बालों में और भी केक लगा देता है ताकि वो वापस ना जा पाए। फिर दोनों केक से लड़ने लग जाते हैं, जिस दौरान उनके बाल काफी खराब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर काफी हंसते हैं। यहाँ से फिर ये दोनों एक पुराने से सैलून में जाते हैं जहाँ का ओनर उनकी ऐसी हरकतें देखकर उन्हें बाल धोने के लिए कहता है। फिर हम हु को देखते हैं जिसके बाल तो अब ठीक हो गए थे और अंकल उसे एक हेयर स्टाइल करने के लिए कहते हैं, पर हु मना कर देती है। जिस पर यू चैंग कहता है कि ये शॉप छोटी है इसलिए तुम ये हेयर स्टाइल करने से मना कर रही हो ना। अंकल भी फिर यहाँ पर उसे कुछ हेयर स्टाइल दिखाने लग जाते हैं जो कि काफी पुराने स्टाइल के और मीनिंगफुल थे। जब अंकल उसे एक हेयर स्टाइल बताते हैं जिससे कि उसके फाइनेंस इंप्रूव हो सकते थे, इसलिए हु उसे करवाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे अभी फंड्स की जरूरत थी। पर हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद यू चैंग काफी हंसने लगता है तो हु भी अंकल से कहकर यू चैंग का एक हेयर कट करवाती है, जिस वजह से हम लोग समझ पाते हैं कि उन दोनों के बाल काफी अजीब के हो गए थे। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हु अब इन्वेस्टर्स के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि इस हेयर स्टाइल से तो कोई भी पैसे उसके पास नहीं आए थे। दूसरी तरफ हम जीनान को देखते हैं जो कि कंपनी छोड़कर जाने वाला था। तभी पीछे से जाओ आकर उसे रोकता है, जहाँ जीनान उसे थैंक्स कहता है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ बिताए हुए काफी वक्त को याद करने लग जाते हैं, जहाँ गलती होने पर उन्हें डांट भी पड़ती थी पर फिर भी वो दोनों साथ थे। अब जाते जाते जीनान डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए किसी को सजेस्ट करना चाहता था, जहाँ वो समझ जाता है कि वो जरूर यूशान का नाम लेने वाला है और दोनों हंसने लगते हैं। अब रात में जीनान जब उसी रेस्टोरेंट के बाहर नूडल्स खा रहा था तभी ईशान उसे देख लेती है और पूछती है कि आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जीनान बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, जो सुनकर ईशान काफी शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से उसे निकाल दिया गया है। पर जीनान कहता है कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और अब मैं खेलना चाहता हूँ। ईशान पूछती है कि अरे अब तुम खर्चा कैसे उठाओगे। जीनान बोलता है कि मेरे पास सेविंग्स है और अगर वो खत्म भी हो गई तो तुम तो मुझे रेंट देती ही रहोगी। इतने में उसका ऑर्डर वहाँ पर आ जाता है, जिसे खाते हुए ईशान कहती है कि ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। फिर जब ईशान घर पहुंचती है तो वो लीना से ईशान की जॉब छोड़ने वाली बात को डिस्कस करती है, जहाँ लीना तो उसे जीनान से शादी करने के लिए कह देती है, पर ईशान उसे मजाक बंद करके जीनान की जॉब के बारे में सोचने के लिए कहती है। ईशान अब घर पहुंचकर खुद ही जीनान के लिए ऑनलाइन जॉब्स वगैरह ढूंढने लग जाती है।
पर लीना तो अब भी उसे जीनान के साथ डेट करने को कह रही थी। तो यीशुआन कहती है कि भला उस जैसे शैतान के साथ कौन ही डेट करेगा। अगली सुबह यीशुआन जॉब्स की लिस्ट को लेकर जीनान के पास पहुंच जाती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और पूछता है कि ये तुमने मेरे लिए किया। यीशुआन कहती है कि तुमने मेरी इतनी बारी हेल्प की है, इसलिए अब मेरी बारी है। पर जीनान वो लिस्ट नीचे गिरा देता है और कहता है कि अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मेरे साथ ट्रैकिंग पर चलो। सीन अब चेंज होता है और हम देखते हैं कि ट्रैकिंग के बीच रास्ते में जीनान की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके लिए यीशुआन उस पर काफी चिल्लाती है कि तुम ही यहीं पर आना चाहते तो और अब तुम खुद ही नीचे पड़े हो, तुम काफी कमजोर हो। तो जीनान कहता है कि सारा सामान मैं उठा रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं उठाया हुआ है। इसलिए वो अब उसे सारा सामान लेकर जाने लगती है और उसे चिल्लाकर कहती है कि जीनान काफी कमजोर है। जो सुनकर जीनान खड़ा हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाता है। अब जैसे ये लोग टॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी थी, पर जीनान अब भी अपना कैंप लगाना चाहता था और वो रोते हुए कहता है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ और अब बिना कैंप लगाए नहीं जाऊँगा। जिसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर यीशुआन भी परेशान हो जाती है और उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन जीनान जिद करने लगता है। तो यीशुआन कहती है कि मेरे पास कैंप के लिए एक जगह है। फिर हम देखते हैं कि यीशुआन ने अपने घर के अंदर ही कैंप लगाया हुआ था और वो जीनान को भी उसके अंदर बुलाती है, पर जीनान आने से मना कर देता है। तो यीशुआन बोलती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, कम से कम एक बार तो आओ। इसीलिए जीनान अंदर चला जाता है। यीशुआन अब उसे लेट कर लाइट वाले स्टार्स को फील करने के लिए कहती है। फिर दोनों साथ में लेट जाते हैं, पर यीशुआन अंदर ही रोल करने लग जाती है, जिससे कि वो जीनान के काफी करीब आ जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। लेकिन यीशुआन यहाँ पर काफी ऑकवर्ड हो जाती है और बहाना करके खाना लेने के लिए जाती है, पर जीनान उसे रोकता है और कहता है कि खाने का सामान तो अंदर ही है, इसीलिए तुम यहीं पर लेट जाओ और मुझसे बातें करो। जीनान फिर यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं कॉलेज में था तो डिजाइनिंग सीख रहा था, पर शंघाई में आकर मुझे AOK के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम मिला, जिसे करने से मैं जरा भी खुश नहीं था। इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं 7 साल बाद दोबारा से डिजाइनिंग शुरू करूंगा और ये मेरा 7वां ईयर ही है। जो सुनकर यीशुआन कहती है कि अरे वाह, तुम तो अपने गोल्स को लेकर काफी क्लियर हो, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं तो डिजाइनिंग करना ही नहीं चाहती हूँ। फिर वो जीनान को AOK कंपनी का मेल दिखाती है, जिसमें उन्होंने उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की जॉब का ऑफर दिया था। जीनान यहाँ पर उससे उसके इस डिसीजन के बारे में पूछता है, पर यीशुआन काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी है, पर वो श्योर अपने 88 ED के फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहती। जीनान समझाता है कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है, इसलिए तुम अच्छे से सोच लो, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के और भी डिसीजन तुम्हें ही लेने होंगे। यीशुआन पूछती है कि क्या तुम कभी कंफ्यूज हुए हो, जिस पर जीनान कहता है कि मुझे कंफ्यूज होने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अगले दिन यीशुआन AOK कंपनी जाती है, लेकिन वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट की जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो जीनान की जगह आए हुए नई डायरेक्टर से मिलती है, जिसका नाम वुकाई है। जहाँ यीशुआन के आते ही वो उसे बताता है कि तुम्हें तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूट किया गया है, तो तुम यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। तो यीशुआन बोलती है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, ना कि डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। पर वो कहता है कि हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है और वो उसे जाने के लिए कहता है। जब यीशुआन जाने लगती है तो वो उसे पास बुलाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाने के लिए कहता है, पर इतने में उसका असिस्टेंट वहाँ पर खुद आ जाता है और उसे परेशान होकर अपनी जॉब से रिजाइन करके चला जाता है। वो फिर यीशुआन की तरफ देखता है और उसे अपनी असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है। अगले सीन में यीशुआन 88 ED में वापस आ चुकी थी। तभी शू वहाँ पर आके उसे ई स्पोर्ट्स क्लब की नेशनल चेन का प्रोजेक्ट देता है, पर वो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यीशुआन की प्रमोशन का सर्टिफिकेट था, जिसे वो सभी को पढ़कर सुनाता है, जिसमें यीशुआन का प्रमोशन हो चुका था और अब वो एक सीनियर चीफ डिजाइनर बन चुकी थी। पर कोई भी इस चीज से खास एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि काम तो डिजाइनिंग का ही रहने वाला था। लीना यहाँ पर शू से इस पोस्ट की सैलरी बोनस के बारे में पूछती है, जिस पर सभी लोग गेस करने लग जाते हैं कि ये तो 1000 ही होगी। लीना बोलती है कि नहीं 1000 नहीं, जरूर 10,000 होगा, पर शू बताता है कि सैलरी सिर्फ 100 युआन इंक्रीज हुई है, जो सुनकर सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। जिनका मूड ऑफ देखकर शू कहता है कि पैसे उसके लिए मैटर नहीं करते, बल्कि अच्छे एम्प्लॉयज मैटर करते हैं, जो सुनकर यीशुआन भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो तो जॉब ही छोड़ने वाली थी। फिर शू भी वहां से चला जाता है। अब रात में जब यीशुआन बैल्कनी में थी, तभी उसे AOK की तरफ से कॉल आता है, जो उसे जल्दी पुरानी जॉब छोड़कर AOK में आने के लिए कहते हैं और वो उसे उनकी कंपनी के साथ काम करने के फायदे भी बताते हैं। पर यीशुआन अब भी श्योर नहीं थी, इसलिए वो उनसे कुछ और दिनों के लिए टाइम मांगती है। तभी जीनान वहाँ पर आता है, जिससे यीशुआन पूछते हैं कि क्या मेरा डिसीजन सही होगा। तो जीनान कहता है कि बिना डिसीजन लिए कैसे पता चलेगा कि ये सही है या फिर गलत। फिर वो उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यीशुआन रेजिग्नेशन लेटर लिख रही थी, तभी उसे AOK कंपनी से दोबारा कॉल आता है, जिनसे बात करने के लिए वो साइड में चली जाती है, लेकिन उसका रेजिग्नेशन लेटर नीचे गिर जाता है, जिसे टियान सफाई के दौरान उठाता है और पढ़ लेता है, जहाँ पर वो यीशुआन की बातें भी सुन लेता है। अब जब वो वापस आती है तो टियान को देखकर समझ जाती है कि उसने उसका लेटर
लेटर पढ़ लिया है, इसलिए वो उससे पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। जिस पर टियान कहता है कि मैं तो तुरंत ही ये जॉब छोड़ देता अगर मुझे कोई और ऑफर मिलता तो। वो ईशान की भी हिम्मत बढ़ाता है कि उसे आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। इतने में ही लीना भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों ही टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर लीना और टियान हर बार की तरह लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर लीना उसका कान पकड़ के अपने साथ ले जाती है। ईशान अब इस लेटर को शू के पास लेकर जाती है, जहाँ पर शू एक लॉयर के साथ मिलकर लिन के खिलाफ हैरेसमेंट का केस करने वाला था। पर ईशान कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन हमने उसे अच्छा सबक सिखा दिया था और वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। पर शू कहता है कि इसकी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा क्योंकि हम एक फैमिली के जैसे हैं। जहाँ शू को अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और कंपनी छोड़ने का मन बदल देती है। पर इसी बीच उसके हाथ से रेजिग्नेशन लेटर नीचे गिर पड़ता है, जिसे शू उठाकर पढ़ने लग जाता है और शॉक हो जाता है। शू उससे पूछता है कि भला तुम्हें अचानक से रिजाइन क्यों देना है, लेकिन ईशान कहती है कि अब वो रिजाइन नहीं करना चाहती। शू बोलता है कि पर इस लेटर को तो तुम ही लेकर आई हो ना। तो ईशान बोलती है कि आप लोग काफी अच्छे हो और सभी से मेरे काफी अच्छे रिलेशन है, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन चेंज कर लिया। और जब शू को पता चलता है कि वो आओ के कंपनी में जॉब करने वाली है तो वो सोचने के लिए उससे थोड़ा सा टाइम मांगता है, इसलिए ईशान भी वहाँ से चली जाती है। अब जब ईशान वापस घर जा रही थी तभी उसके पास यूचैंग आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि मुझसे भी बातें छुपाओगी। तो ईशान कहती है कि अरे तुम ही तो वो पहले पर्सन हो जिससे मैं शंघाई में मिली, और बात रही काम छोड़ने की तो मैं अब यहीं पर रहकर काम करूंगी। जो सुनकर यूचैंग उसे उसके डिसीजन को लेकर सोचने के लिए कहता है, क्योंकि उसी पे उसका आने वाला फ्यूचर डिपेंड था। और जाते जाते वो कहता है कि तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। जो सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम शू को देखते हैं, जो कि अभी तक ईशान के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पर टियान उसके लिए कुछ नूडल्स लेकर आता है, जहाँ शू उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या डिसीजन लेते। तो टियान कहता है कि आपके दिल में जरूर आपका डिसीजन रेडी होगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर शू सभी लोगों की ग्रुप फोटो देखता है, जिसमें सभी लोग काफी खुश लग रहे थे। जिसके बाद हम यूचैंग को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था कि उसके स्टोर के डिजाइन का इंटरनल पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और जब वो आदमी उस किराएदार का नाम बताता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हु थी, और वो ठीक उसके सामने बैठकर अपने बालों को पहले जैसे सही कर रही थी। जो सुनकर यूचैंग कॉल कट करके उसके पास जाता है। अब बालों की ट्रीटमेंट के दौरान यूचैंग हु को देखे जा रहा था, जिस पर हु कहती है कि क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। जहाँ यूचैंग उससे उसकी इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉब्लम के बारे में पूछता है तो हु बोलती है कि मैं तो अपनी शॉप की डिजाइन के लिए वहाँ पर एक ईंट भी नहीं निकलवा सकती हूँ। यूचैंग बोलता है कि अरे बस इतनी सी बात। तो हु कहती है कि क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, लेकिन यूचैंग मजाक करता है। जिसके बाद यूचैंग उस आदमी को कॉल करके कहता है कि अगर तुमसे वो किराएदार नहीं संभल रही है तो मैं उसे संभालता हूँ। सीन अब शिफ्ट होता है और हम ईशान को देखते हैं, जिससे उसकी मॉम कहती है कि आओ की जैसी कंपनी तुम्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी और तुम्हें ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ईशान कहती है कि मैं शू जैसे बॉस और अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। तो उसकी मॉम समझाती है कि वर्क प्लेस पे हम इमोशनल नहीं हो सकते और हमें समझदारी से फैसला करना चाहिए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और जब वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पर चीफ ली आई हुई थी, इसलिए वो उन्हें अंदर बुलाती है। चीफ ली यहाँ पर उसे आओके के फैसले के बारे में पूछती है तो ईशान बोलती है कि पहले मैंने कोशिश की थी पर अब मैं यहीं पर काम करना चाहूँगी। जो सुनकर वो भी उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि उसे आओकी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यही उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। अब वो उसे उसके फैसले के बारे में दोबारा से पूछती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर वापस कर देती है और बताती है कि हमने तुम्हें 88ED कंपनी से फायर कर दिया है ताकि तुम आओ के जाने का डिसीजन ले सको। जो सुनकर ईशान रोने लग जाती है। अब चीफ ली के जाने के बाद ईशान अपनी बालकनी में काफी मायूस खड़ी हुई थी। इतने में जीनान भी अपनी बालकनी में आ जाता है और ईशान को दुखी देखकर उसका कारण पूछता है तो वो बताती है कि उसे फायर कर दिया गया है। जो सुनकर जीनान शॉक हो जाता है। ईशान बोलती है कि मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे भलाई के लिए मुझे फायर किया है। तो जीनान बोलता है कि शो तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था, अब तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। और वो उसे एक राज की बात बताता है कि शो और चीफ ली पहले आओके के एम्प्लॉयज थे, लेकिन फिर उन्होंने एक साथ रिजाइन कर दिया और 88ED कंपनी को स्टैब्लिश किया। तो ईशान भी बोलती है कि मुझे तो इसी कंपनी ने काफी कुछ सिखाया है। जिस पर जीनान कहता है कि सभी लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि तुम अपने डिजाइनिंग करियर में आगे बढ़ो। तो ईशान कहती है कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली हूँ, कि मैं कस्टमर से डील करूँ, उनकी बातें समझो और उन्हें बेस्ट एडवाइस के साथ बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर जीनान कहता है कि नया डायरेक्टर काफी खड़ूस है और वो आधी बात कहकर अंदर चला जाता है।
फिर अगले दिन ईशान अपनी मॉम से बात कर रही थी, जहाँ पर उसकी मॉम को काफ़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि अब ईशान की जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली थी। पर वो दोबारा से झूठ कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया खाना खा रही हूँ और साथ में रेड वाइन भी पी रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कल ही शंघाई आ रही हूँ, जो सुनकर वो शौक हो जाती है और बोलती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती, जिस पर ईशान कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और कॉल रखने के बाद ईशान काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसका घर काफ़ी गंदा था और सारा सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। इसलिए अब ईशान जल्दी जल्दी सफाई करने लग जाती है, पर वो इतना शोर कर रही थी कि उसकी आवाज़ जीनान के घर तक जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इसलिए वो अपना काम छोड़कर खाना बनाने लगता है, पर ईशान का शोर बढ़ता ही जा रहा था और जीनान से खाना भी नहीं बन पाता, इसलिए वो गुस्से में उसके घर में आ जाता है। जब ईशान दरवाज़ा खोलती है तो जीनान उसे शोर बंद करने के लिए कहता है। तो ईशान उसे बोलती है कि मेरे पास ना तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है, और वो दोबारा से अपने काम में लग जाती है। जीनान पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे आओ के कंपनी में कैसा गया, जिसके जवाब में वो कहती है कि कुछ खास नहीं, जिसे ऐसे देखकर जीनान उसकी हड़बड़ी का कारण पूछता है। तो वो बताती है कि कल मेरी मॉम आ रही है और अगर उन्हें पता चला कि मैं एक गंदे से घर में रहती हूँ तो मेरी शामत आ जाएगी। ईशान उससे हेल्प मांगती है उसके सामान को अलमीरा में रखने के लिए, पर जब वो उसे बंद करने की कोशिश करता है तो वो उससे बंद ही नहीं होती और उसके दोनों दरवाजे टूट जाते हैं, जो देखकर जीनान के होश उड़ जाते हैं और ईशान रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। जीनान भी वापस से अपने घर में चला जाता है, जिसे मनाने के लिए ईशान पहले तो गुस्से में उसकी हेल्प करने को कहती है, पर फिर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। जीनान फिर भी नहीं मानता और दरवाज़ा बंद कर देता है, जो देखकर ईशान उसे धमकी देती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। तो जीनान बड़े मज़े से बोलता है कि हाँ हाँ दे दो जान, कोई बात नहीं, जो सुनकर उसका गुस्सा बिल्कुल पीक पर आ जाता है और वो अपना सर दरवाजे पर मारने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए जीनान की होल से देख रहा था। इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर पूछता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ईशान पूछता है कि तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं, और अब ना चाहते हुए भी जीनान को मारना ही पड़ता है। ईशान अब अपने कपड़े उसके घर में रखने लग जाती है क्योंकि कुछ दिन के लिए वो दोनों घर को स्विच करने वाले थे। जीनान ईशान के घर में जाता है, जहाँ पर सारा बिखरा हुआ सामान देखकर उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ईशान कहती है कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है जो तुम खा सकते हो, पर जीनान ये सब साफ करने के लिए कहता है, जिसकी बात को इग्नोर करके ईशान उसे थैंक यू कहकर वहाँ से भाग जाती है। और अब जीनान वहीं पर बैठकर काफी परेशान हो रहा था कि मैं इतना सब साफ कैसे करूंगा। कुछ देर बाद जीनान अपने घर में वापस आता है कुछ ढूंढने के लिए, जो देखता है कि ईशान तो मजे से सो रही थी, इसलिए वो उसे कोट से अच्छे से कवर कर देता है और अपना सामान ढूंढने लगता है। पर आवाज सुनकर ईशान उठ जाती है। तो जीनान उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा रेजर देखा। तो ईशान भी उसे ढूंढने लग जाती है, पर पैर फिसलने की वजह से वो जीनान पे गिर जाती है और दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। ईशान पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और दोनों बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। अगले दिन ईशान जीनान के साथ अपनी मॉम को लेने के लिए जाती है, पर वो जीनान से वापस जाने का बोलकर अपनी मॉम के पास चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। और ये सब जीनान अपनी कार से बैठकर देख रहा था जब ये दोनों कैब के लिए जाने लगते हैं। इतने में ही जीनान वहाँ पर आ जाता है और ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो वो एक्सीडेंटली यहाँ पर मिले हो। फिर वो पूछता है कि क्या आप लोग कैब करने वाले हैं। तो ईशान हाँ कहती है, जिस पर जीनान कहता है कि कैब तो काफ़ी महंगी होगी ना, एक काम करो मैं ही आप लोगों को छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो उनका सामान खुद ही ले जाने लगता है। जहाँ कार में हम देखते हैं कि मॉम तो बस जीनान को ही देखे जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है। वो ईशान से बोलती है कि तुम्हें ना जल्दी से कोई बॉयफ्रेंड ढूंढकर शंघाई में सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने कॉलेज के 4th ईयर में ही बॉयफ्रेंड बना लिया था। जो सुनकर जीनान का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर वो जीनान से बात करने लगती है उसके काम और सैलरी को लेकर, पर ईशान उन्हें चुप करा देती है। मॉम जीनान से यहाँ पर उसका एड्रेस भी पूछती है, तो वो बताता है कि हम दोनों पड़ोसी हैं। जो सुनकर मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, पर ईशान घबरा रही थी कि उसकी मॉम तो जीनान के पीछे ही पड़ गई है। अब इससे पहले कि मॉम और कुछ पूछती, ईशान उन्हें चुप करा देती है। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो ईशान जीनान से कहती है कि तुम मेरी मॉम से बात करना बंद करो, वरना वो कुछ और ही समझ बैठेंगी। इसलिए वो उसे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहती है और सारा सामान लेकर जाने लगती है, पर सामान इतना भारी था कि वो नीचे ही गिर पड़ता है, जो देखकर मॉम जीनान से मदद मांगती है। इसलिए वो भी खुशी खुशी मदद करने के लिए आ जाता है। अब जब ईशान घर की चाबी से दरवाजा खोलने लगती है तो ईशान कहता है कि ये मेरा घर है, मैं खोलूंगा। मॉम यहाँ पर जीनान को घर पर खाना खाने के लिए भी बुलाती है, पर ईशान तो उसे भगाने के चक्कर में थी, जो देखकर जीनान कहता है कि मैं फिर भी आऊंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो वापस आता है और कहता है कि मैं तो सामने ही रहता हूँ। जो सुनकर तो मॉम और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सब अपने अपने घर में जाते हैं, जहाँ पर मॉम तो जीनान की काफी तारीफ की जा रही थी कि वो कितना अच्छा लड़का है। सीन शिफ्ट होता है और हम हू को देखते हैं, जो कि कॉल पर कहती है कि मैं उस वॉल को नहीं हटाऊंगी, लेकिन तुम बस मुझे मेरे रियल एस्टेट का लाइसेंस दे दो।
जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लैंडलॉर्ड से ही बात कर लो, मैंने आपको उसका वीचैट आईडी सेंड कर दिया है। जब वो लैंडलॉर्ड को कॉल करती है तो वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, इसीलिए वो मैसेज करती है कि मैं हूँ जियोआन की किराएदार, और ये मैसेज जाता है सीधा यू चैंग के पास क्योंकि वही यहाँ का लैंडलॉर्ड था। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, इसीलिए बाद में बात करूंगा। पर उसे एक के बाद एक काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जिससे टियान भी काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन वो मैसेज उसकी मॉम के थे, जो कि उसे ब्लाइंड डेट छोड़कर आने के लिए काफ़ी डांट रही थी। यू चैंग अब एक कार्ड निकालता है जो कि उसे होने दिया था, ताकि वो उस ब्लाइंड डेट वाले आदमी की मॉम का कॉन्टैक्ट निकलवा सके और वो उनसे अपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री करवा सके। फिर हम यीशुआन और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पर मॉम को तो ये घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यीशुआन कहती है कि मुझे तो काफ़ी भूख लगी है, तो आप ना जल्दी से मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना बना दो। जब मॉम खाना बना रही थी तो यीशुआन का मुंह लटक जाता है क्योंकि खाने में सिर्फ सब्जियां थी। मॉम उसे जीनान को भी यहाँ पर खाने पर इन्वाइट करने के लिए कहती है क्योंकि उसने उनकी आज काफ़ी मदद की थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उसे बुलाना पड़ता है। जीनान फिर उनके साथ बैठता है और काफ़ी खुश होता है, जहाँ पर मॉम उससे कहती है कि अगर कभी यीशुआन ने तुम्हें तंग किया ना तो उसे माफ़ कर देना। जो सुनकर यीशुआन उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, पर मॉम उसके मुंह में खाना भरकर उसे ही चुप करा देती है। जीनान अब जैसे ही खाना शुरू करता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है, पर यीशुआन उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी। अगले सीन में हम यीशुआन और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि काम कर रहे थे, पर मॉम का ध्यान तो सिर्फ जीनान की बैल्कनी में ही था। वो यीशुआन से बोलती है कि इतना अच्छा लड़का बिल्कुल तुम्हारे साथ में रहता है, ये सब कुछ जरूर किस्मत का लिखा हुआ है। लेकिन यीशुआन कहती है कि मॉम, जीनान को लड़कियां पसंद नहीं है। जो सब बोलकर वो उन्हें अंदर ले जाती है, जिनके जाते ही जीनान बाहर आता है और उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही मॉम कहती है कि फिर अच्छा हुआ कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वरना मैं तो तुम्हारे लिए यूं ही परेशान हो रही थी। लेकिन अब अगर उसे लड़कियां पसंद नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। जो बातें सुनकर यीशुआन को काफी मजा आ रहा था, और यहाँ पर उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि यीशुआन की मॉम का डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए वो उसके फ्यूचर पार्टनर के लिए इतनी टेंशन लेती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हू को देखते हैं, जो कि आज भी ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, और दोनों एक दूसरे से वीचैट आईडी शेयर करते हैं। इतने में ही वहाँ पर यू चैंग आता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि वो मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड था और तुमने उसे यहाँ से भगा दिया, पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जहाँ में पता चलता है कि हू को यू चैंग ने ही वहाँ पर बुलाया था और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। जो सुनकर वो काफ़ी शौक हो जाती है, तो वो कहता है कि तुम्हें बस मेरी मॉम से झूठ कहना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट से थक चुका हूँ, जिसके लिए वो मान जाती है। यू चैंग बताता है कि तुम्हें बस मेरे कज़न के सामने एक्ट करना है और वो ये बात खुद ही सबके सामने फैला देगा, और बदले में यू चैंग उसे उस आदमी की मॉम की आईडी देता है जो कि उसके रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकती थी, और दोनों एक दूसरे से डील लॉक करते हैं। वो फिर उसी लैंडलेडी को मैसेज करती है और यू चैंग उसी के सामने बैठकर उसे रिप्लाई करता है, जिससे परेशान होकर वो फ़ोन रख देती है। जिसके बाद हम शू को देखते हैं जो कि किसी नए आदमी को काम पर रख रहा था, लेकिन वो आदमी जॉब की सैलरी, अलाउंस, एक्सपेंसेस इतना कुछ मांगता है कि शू उसे अपनी सीट देने लगता है और कहता है कि इतना कुछ तो मेरे पास भी नहीं है, भला मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है। सीन अब जीनान पर आता है जो कि मार्केट में सामान ले रहा था। तभी वहाँ पर यीशुआन आती है, जिसे देखकर जीनान हाय करता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। तो यीशुआन बताती है कि मैं अपनी मॉम के लिए सूप बनाने का सामान लेने आई हूँ, जो देखकर जीनान खुद ही उनके लिए सामान चूज करने लगता है और उसे इस तरह देखकर वो भी स्माइल करती है। दूसरी तरफ मॉम जो कि साफ सफाई कर रही थी, पर उस दौरान उन्हें एक रेजर मिल जाता है जो कि जीनान का था, जिसे वो ढूंढने के लिए आया हुआ था। इतने में यीशुआन और जीनान भी वापस आ जाते हैं, पर उन्हें नॉक करने पर भी मॉम दरवाज़ा नहीं खोलती। इसलिए यीशुआन दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि मॉम ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी मॉम को अमनीसिया है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई, और सिम्टम्स देखकर लगता है कि ये बीमारी उन्हें काफ़ी टाइम से है। जो सुनकर यीशुआन रोने लगती है तो जीनान उसे हौसला देता है। डॉक्टर उन्हें अब उनका ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जीनान कहता है कि आंटी 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। यीशुआन भी यहाँ पर उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उससे इतनी परेशानी हुई, इसलिए वो उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। जीनान उससे भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यीशुआन अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, इसलिए जीनान अकेले ही वहाँ से चला जाता है। फिर यीशुआन अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है, और कुछ देर बाद जब वो रूम के बाहर दुखी बैठी हुई थी, तभी जीनान उसके लिए टिफिन लेकर वहाँ पर आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।